Hello friends, welcome to Nitu's classes. Today's topic is classical conditioning theory of learning, which is next in our series of learning theories. So let's start. Classical conditioning theory of learning is a behavioristic theory, and it was given by Ivan Pavlov, a Russian physiologist. He has given his theory based on his observations and experiments. Another prominent name in the story is John Watson, father of behaviorism. He not only supported Pavlov's idea but also carried forward his views and theory. अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, तो इसमें भी लर्निंग को एक हैबिट फॉर्मेशन की तरह लिया गया है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा था, बट इट इज लिटिल डिफरेंट हियर। और यहाँ पे इसे एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है इस लर्निंग प्रोसेस को, दैट इज कंडीशनिंग। तो हेयर लर्निंग इज टेकन एज ए कंडीशनिंग प्रोसेस, और कंडीशनिंग मीन्स किसी को ट्रेन करना, किसी को किसी खास रिस्पॉन्स देने के लिए ट्रेन किया जाना, दैट वाज कॉल्ड कंडीशनिंग बाय पैवलोव। पैवलोव ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये नोटिस किया कि डॉग्स जो हैं वो सिर्फ खाना देखने या मिलने पे ही सैलाइवेट नहीं करते, बल्कि कई बार वो जो आदमी उनके लिए खाना लाता है, जो पर्सन उनके लिए खाना लाता है, उसको देख के, उसके फुट स्टेप्स की आवाज सुन के भी सैलाइवेट करने लगते। तो इस प्रोसेस को पैवलोव ने कंडीशनिंग कहा, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जब दो स्टिमुलस, एक स्टिमुलस वो होता है जो कुछ रिस्पॉन्स, जिसके द्वारा कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा दिया जाता है, और एक दूसरा स्टिमुलस जो वैसा रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता है, उन दोनों को अगर साथ में प्रेजेंट किया जाए बार बार, तो एक टाइम आता है जब दोनों ही स्टिमुलस पे हम डिजायर्ड रिस्पॉन्स एलिसिट करवा सकते हैं। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड कंडीशनिंग बाय पैवलोव, और बाद के साइकोलॉजिस्ट द्वारा इसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो लर्निंग प्रोसेस है, जो कंडीशनिंग प्रोसेस है, वो काफी यूनिक है, स्पेसिफिक है, इसलिए ये और साइकोलॉजिस्ट द्वारा इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया गया। अब अगर हम देखें कि क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या, तो जैसा कि अभी मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये साथ में जब दो स्टिमुलस को हम प्रेजेंट करते हैं एक साथ, एक दूसरे से एसोसिएट करके, तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही स्टिमुलस डिजायर्ड रिस्पॉन्स पैदा करने में, क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वो दोनों ही रिस्पॉन्स पे, दोनों ही स्टिमुलस पे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम रिस्पॉन्स एलिसिट करता है। दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड कंडीशनिंग, और इसको बाद में हम और अच्छी तरह समझेंगे। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ टर्म्स है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड, जो कि हमें समझने चाहिए अच्छी तरह से, ताकि हम इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस थ्योरी से रिलेटेड टर्म्स हैं स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो अंतिम चार हैं वे पैवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं। तो अब हम इन्हें एक के बाद एक समझ लेते हैं। पहला है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है?
तो स्टिमुलस हमारे इन्वायरमेंट द्वारा प्रेजेंट किया गया एक सिचुएशन है जिसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं। एनी कंडीशन विच मेक अस टू रिएक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे कि हम अगर किसी गर्म चीज से हमारा हाथ टच कर जाता है तो वो गर्म चीज जो हो गई वो स्टिमुलस होगी। रिस्पॉन्स किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, वो रिस्पॉन्स कहलाता है। थर्ड वन इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम नेचुरल स्टिमुलस भी कहते हैं। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमें नेचुरली रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करता है, हमें इंस्पायर करता है टू रिएक्ट नेचुरली। अब नेक्स्ट आया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। किसी भी नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रति हमारा जो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो अनकंडीशन स्टिमुलस को यूएस बोलेंगे, सॉरी यूसीएस बोलेंगे। अनकंडीशन रिस्पॉन्स को यूसीआर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज कंडीशनड स्टिमुलस। तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस ऐसा एनवायरमेंटल फीचर जो कि जिसके प्रति हमारा बिहेवियर जो है वो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, बल्कि उसे किसी प्रकार ट्रेन किया जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी स्टिमुलस के प्रति डिजायर्ड रिस्पॉन्स देने के लिए ट्रेन किया जाए तो उस स्थिति में हम जो स्टिमुलस है उसे कंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे। अब कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स है कि जो हमारा कंडीशनड स्टिमुलस के प्रति हमारा जो डिजायर्ड बिहेवियर होता है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है, वो हम कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं उसे। कंडीशनड स्टिमुलस को सीएस द्वारा प्रेजेंट करते हैं और कंडीशनड रिस्पॉन्स को सीआर द्वारा प्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट की जो 4 टर्म्स है, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम आगे जब हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अब हम पैवलोव के उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसके आधार पे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल टेबल था जिसमें ऑटोमेटिकली खाना देने की व्यवस्था थी। जो सलाइवा सिक्रीट होता था उसके लिए मेजरिंग कप था एंड एक घंटी की व्यवस्था थी, और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि ऑब्जर्वर जो है वो हिडन रह के डॉग को ऑब्जर्व कर सकता था। तो पैवलोव ने इस एक्सपेरिमेंटल टेबल पे एक हंग्री कुत्ते को रखा, हंग्री डॉग को रखा, एंड ऐसी व्यवस्था की कि जब भी उसे खाना दिया जाए, उसके कप में खाना आए, उसके साथ ही घंटी बजाने की व्यवस्था कर दी थी। तो इसमें डॉग को बारी बारी से कुछ इंटरवल के बाद खाना दिया जाता था ऑटोमेटिकली, और उसके साथ ही खाना देने के साथ ही एक घंटी बजा दी जाती थी। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया गया और हर बार जो है वो मेजरिंग कप था उससे जो सिक्रीट हुआ सलाइवा को मेजर किया गया। तो ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया गया, और इस रिपीटेशन के बाद पैवलोव ने ये नोटिस किया कि एक टाइम ऐसा आता है जबकि वो डॉग जो है बगैर खाना मिलने के बिना, जबकि खाना उसे नहीं भी दिया जाता, तब भी वो सिर्फ घंटी की आवाज पे ही सिमिलर अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करता है जितना वो खाना मिलने पे करता है। तो कई रिपीटेशन के बाद जो रिएक्शन डॉग फूड के अगेंस्ट देता था, वही रिएक्शन वो
जो घंटी की आवाज है उस पे देने लगा। इस प्रोसेस को पेवलोव ने कंडीशनिंग नाम दिया कि उन्होंने जब दो स्टिमुलस, खाना जो है वो कुत्ते के लिए नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। घंटी कोई स्टिमुलस नहीं है, घंटी की आवाज पे नॉर्मली जो डॉग होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं देते, इसलिए घंटी नॉर्मली कोई स्टिमुलस नहीं है उसके लिए, कुत्ते के लिए, जिससे वो सलाइवा सिक्रेट करे। लेकिन इन दोनों स्टिमुलस को जब एक साथ एक दूसरे के एसोसिएशन में कई बार उस डॉग के सामने प्रेजेंट किया गया, तो वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस, घंटी की आवाज, उसने अनकंडीशनड स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस का स्थान ले लिया और वही रिस्पॉन्स इलिसिट करवाने में सफल साबित हुआ जो डॉग फूड पे देता है। तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसने नेचुरल स्टिमुलस का स्थान ले लिया, और अब जो है इस न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। तो जो फूड है वो नेचुरल या अनकंडीशनड स्टिमुलस है। फूड के अगेंस्ट सैलाइवेशन इज अ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या नेचुरल रिस्पॉन्स। लेकिन इस कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जो घंटी की आवाज या फिर इसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहें, वो वही रिस्पॉन्स इलिसिट करवाने में सफल हुआ जो नेचुरल स्टिमुलस पे होता है। तो अब इस प्रोसेस के बाद जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको कंडीशनड स्टिमुलस, और उस कंडीशनड स्टिमुलस के अगेंस्ट जो डॉग का जो रिएक्शन है दैट इज सलाइवेशन इज कॉल्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अब सब ये अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान हो गया कि व्हाट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आई होप these terms are clear now। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और इसमें हम डॉग की कंडीशनिंग प्रोसेस को देखते हैं। इस डायग्राम में ये क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे जो फूड एक अनकंडीशनड स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट सलाइवेशन अनकंडीशनड या नेचुरल रिस्पॉन्स का काम करता है। ये बिफोर कंडीशनिंग के पहले का प्रोसेस है। दूसरा है कि जब उस खाने को नहीं, दूसरा है सॉरी कि बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट डॉग कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो इट इज ए न्यूट्रल स्टिमुलस। लेकिन जब इस न्यूट्रल स्टिमुलस को हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन में प्रेजेंट करते हैं कई बार रिपीटेडली, देन जो फूड के अगेंस्ट जो सलाइवेशन का नेचुरल रिस्पॉन्स है वही रिस्पॉन्स वो बेल की आवाज के साथ ही डॉग देने लगता है। और इस कंडीशन में जो है कंडीशनिंग के बाद वो घंटी की आवाज जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस थी वो अब कंडीशनड स्टिमुलस हो जाती है, और उसके अगेंस्ट जो है डॉग सैलाइवेट करने लगता है और कंडीशनड रिस्पॉन्स देने लगता है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। वी कम टू next point, that is it is again explained here through a chart कि बिफोर कंडीशनिंग के पहले कि इस जो कंडीशनिंग का प्रोसेस होता है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें एक्चुअली 3 फेजेज हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग के पहले फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सलाइवेशन, बेल न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं होता डॉग का, और आफ्टर कंडीशनिंग के प्रोसेस के दौरान दोनों को साथ में प्रेजेंट किया जाता है, और कंडीशनिंग के बाद फूड तो अनकंडीशनड स्टिमुलस है दैट रिमेन्स द सेम, उसके अगेंस्ट सलाइवेशन प्रोसेस होगा, बट नाउ द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज द ringing sound of the bell becomes conditioned stimulus, and that is able to elicit the desired
response, that is salivation from the dog. ये हमने देखा कि कंडीशनिंग की 3 प्रोसेस है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ है नहीं। ये अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज के। इवेंट पैवलोव ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो प्रिंसिपल्स दिए वो दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन, हिंदी में विलोपन कहते हैं। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, हिंदी में इसको सहज पुनः प्राप्ति कहते हैं। थर्ड वन इज जनरलाइजेशन, हिंदी में इसको सामान्यीकरण कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम हिंदी में उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। अब इसको हम वन बाय वन समझेंगे कि ये है क्या। तो फर्स्ट वन इज एक्सटिंक्शन या विलोपन है क्या। पैवलोव ने कहा कि जब इस कंडीशनड स्टिमुलस को हम बार बार नेचुरल स्टिमुलस के बगैर, जैसे कि यहाँ पे पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में बेल का रिंगिंग साउंड जो था वो कंडीशनड स्टिमुलस था, उसको अगर हम खाने के बगैर, फूड के बगैर बार बार प्रेजेंट करते रहें तो सैलाइवेशन के प्रोसेस में डिक्रीज आने लगता है, कमी आने लगती है, और वो जो है उसका मैग्नीट्यूड और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होने लगती है। और काफी समय बाद एक समय ऐसा आता है जब वो पूरी तरह खत्म हो जाता है कि उस कंडीशन रिस्पॉन्स के अगेंस्ट वो कंडीशन स्टिमुलस के अगेंस्ट वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना ऑर्गेनिज्म बंद कर देता है। इस प्रोसेस को इस ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स अगेंस्ट कंडीशन स्टिमुलस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पैवलोव ने कहा कि जब एक्सटिंक्शन हो जाता है किसी कंडीशन रिस्पॉन्स का, तो कई बार अचानक से एक ऐसा समय आता है कि वो अचानक से वो कंडीशन रिस्पॉन्स उस कंडीशन स्टिमुलस के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म को करने लगता है। इसको उन्होंने स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा कि अचानक से कंडीशन रिस्पॉन्स का उत्पन्न होना। तो इस प्रोसेस को पैवलोव ने स्पॉन्टेनियस रिकवरी या सहज पुनः प्राप्ति कहा। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि लर्निंग बिल्कुल कंप्लीटली भूली नहीं जाती, अधिगम को भूला नहीं जाता। लर्निंग इज नॉट कंप्लीटली फॉरगॉटन बट इट इज सप्रेस्ड। ये दबा रह सकता है हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में, लेकिन ये बिल्कुल विलुप्त नहीं होता और कुछ समय आने पे, जरूरत पड़ने पे वो अचानक से फिर से प्रकट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है उसकी। थर्ड वन इज जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। इसमें है कि बहुत सारे स्टिमुलस के अगेंस्ट, बहुत सारे उद्दीपक के अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलर रिस्पॉन्स देता है, इसको उद्दीपन सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि इस पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में रिंगिंग ऑफ द बेल, अपीयरेंस ऑफ सर्टेन कलर लाइट, किसी खास रंग के लाइट का होना, या फिर आप फुट स्टेप्स की आवाज, जो व्यक्ति खाना लाता है उसके फुट स्टेप्स की आवाज, इन सब के अगेंस्ट जो डॉग है वो सैलाइवेट करने लगता है। तो ये बहुत सारे उद्दीपकों या स्टिमुलस के अगेंस्ट सेम रिएक्शन देना, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। चौथा है डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण। इसमें पैवलोव ने कहा कि जो एक समय बीतने के साथ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टिमुलस के साथ डिफरेंट रिएक्शन देना सीख जाता है। वो सारे स्टिमुलस के साथ एक जैसा रिएक्शन ना देके
अलग अलग रिएक्शन देना सीख जाता है और किसी खास उद्दीपक के साथ खास रिएक्शन देना भी वो सीख जाता है। जैसे कि जो डॉग है वो सभी लाइट्स पे सेलाइवेट नहीं करेगा, किसी खास कलर की लाइट पे या किसी खास घंटी की आवाज, किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ, किसी खास मैग्नीट्यूड के साथ ही वो सेलाइवेट करेगा। हर आवाज पे वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। फिर वो जो इंसान आता है उसके फुटस्टेप की आवाज एक खास आवाज होती है, उसके साथ ही वो सिमिलर रिएक्शन देगा, सेलिब्रेट करेगा। तो समय के साथ पैवलॉव के अनुसार समय के साथ विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस के बीच डिस्क्रिमिनेट करना सीखना ही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब अगर हम जॉन वॉटसन और कंडीशनिंग थ्योरी में उनके योगदान की बात करें, तो जॉन वॉटसन ने पैवलॉव के सिद्धांत को न सिर्फ माना था, न सिर्फ सपोर्ट किया था, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया था और उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे और इसको उनके आइडियाज को प्रूव भी किया था। तो जॉन वॉटसन जो है नॉट ओनली सपोर्टेड द पैवलॉव थ्योरी बट आल्सो brought it forward. जॉन वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो बच्चों पे थे, छोटे छोटे बच्चों पे थे, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह दिखाया कि कंडीशनिंग के द्वारा हम कुछ खास रिस्पॉन्स, कुछ खास इमोशनल बिहेवियर क्रिएट भी कर सकते हैं बच्चों में और उसको हटा भी सकते हैं, किसी खास बिहेवियर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो जॉन वॉटसन का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो अल्बर्ट नामक एक चाइल्ड पे था जो कि 11 महीने का था। 11 महीने के बच्चे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहला। उसमें उन्होंने अल्बर्ट को एक रैबिट दिया था उसे खेलने के लिए। अल्बर्ट को रैबिट के साथ खेलना बहुत पसंद आया, वो उसे पसंद कर रहा था और उसके फर को टच करने में उसे बहुत ही मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। फिर जॉन वॉटसन ने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जब भी वो बच्चा उस रैबिट को छूने की कोशिश करता था, तब उन्होंने एक उसी समय एक लाउड नॉइज, बहुत तेज आवाज क्रिएट किया, बहुत तेज आवाज कोई बजा देते थे। तो ऐसा कई बार हुआ जब भी वो रैबिट को छूता था अल्बर्ट, और इधर से एक तेज आवाज बजाती जाती थी। उस तेज आवाज से जो बच्चा है अल्बर्ट वो डर जाता था और वो रैबिट से हाथ खींच लेता था, उसको छूना बंद कर देता था। जब कई बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया तो ये देखा गया कि बच्चा आवाज के साथ साथ अब उस रैबिट को जो जिसको वो पसंद कर रहा था, जिसके साथ खेलना उसे पसंद था, उससे भी वो डरने लगा। तो इस तरह से जॉन वॉटसन ने उस बच्चे में रैबिट के प्रति भय का, फियर का इमोशन क्रिएट किया। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पीटर नाम के बच्चे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था, उन्होंने रैबिट को उस बच्चे से कुछ दूरी पे रखा और ताकि वो उस बच्चे को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए, और धीरे धीरे हर दिन थोड़ी थोड़ी दूरी उसकी बच्चे के साथ घटाते गए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने उसको बच्चे के डाइनिंग टेबल पे रख दिया रैबिट को, और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उसके लैब पे बच्चे के गोद में रख दिया। और जब बच्चा जब भी खाना खा रहा होता था तो उसी समय उसे उसके सामने प्रेजेंट किया जाता था। तो बच्चे ने कुछ समय बाद खाने का जो जॉय होता है, खाने का जो सेटिस्फाइंग इमोशन होता है, उसके साथ उस रैबिट को जोड़ना शुरू कर दिया। उस रैबिट को जिससे वो पहले डर रहा था उसको वो पसंद करना शुरू कर दिया। तो इस तरह दूसरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा
वाटसन ने बच्चे में जो फियर का रिस्पॉन्स होता है रैबिट के प्रति उसको हटाया और उसको बच्चे में ये इमोशन क्रिएट किया कि वो रैबिट को पसंद करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वाटसन ने ये कंक्लूड किया तो कि सॉरी वाटसन ने कंक्लूड किया कि हर तरह के लर्निंग को हम कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन जो कहलाता है उसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा एक न्यूट्रल स्टिमुलस को या उस न्यूट्रल स्टिमुलस को एक नेचुरल स्टिमुलस की जगह प्लेस करके बच्चे में इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर सकते हैं या किसी इमोशंस को किसी भी तरह के इमोशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पैवलोव और वाटसन दोनों ने ही कंडीशनिंग के थ्योरी के द्वारा ये बताया कि स्टिमुलस एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजायर्ड रिस्पॉन्स, डिजायर्ड इमोशन, डिजायर्ड बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों का ये क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टिमुलस एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन पे आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के इम्प्लीकेशंस की, अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग के महत्व। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी लर्निंग थ्योरी है जो लर्निंग के फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ में ये काफी हम इसको देखते हैं होता हुआ। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व है कि यह बच्चों में प्रॉपर इमोशन, प्रॉपर हैबिट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट डेवलप करने में सहायक होती है और इम्प्रॉपर हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड को एलिमिनेट करने में भी सहायक होती है। अब हम अपने दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखते हैं जिसमें कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अप्लाई होती है, जो पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के द्वारा चीजें बच्चों जो एटीट्यूड है या बिहेवियर डेवलप होता है। जैसे कि हम देखें कि अगर कोई बच्चा है जिसके फादर जो है वो काफी गुस्से वाले हैं, ऑफिस से आते ही गुस्सा करना, डांटना, खींचना, पनिश करना शुरू कर देते हैं, उसे मारते भी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा उसको डिसलाइक करना, अपने फादर को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे क्या होता है इस केस में कि जब ये चीजें काफी बढ़ जाती हैं तो उसके मन में अपने फादर के लिए हेट्रेड, घृणा भी उत्पन्न हो जाती है। और कई बार केसेस में ये घृणा जो है फादर के लिए जो घृणा उत्पन्न हुई वो धीरे धीरे उसे अपनी फैमिली से घृणा करने लग जाता है, वो अपने होम से, घर से वो करने लग जाता है और उससे दूर रहना चाहता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक टीचर है, अगर वो उसका एटीट्यूड सही नहीं है बच्चों के प्रति, वो उसे डांटता है, पनिश करता है, फिजिकली पनिश करता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है क्लासरूम में, तो इस केस में वो बच्चा जो है उस टीचर के प्रति उसमें हैट्रेड की भावना, घृणा की भावना उत्पन्न होती है, वो उसको नापसंद करने लगता है। और यह नापसंदगी जो वो टीचर को नापसंद करता है और धीरे धीरे वो सब्जेक्ट जो वो टीचर पढ़ाता है उसको भी नापसंद करने लग जाता है। और कई बार तो वो स्कूल भी को भी नापसंद करने लगता है और स्कूल जाने में आनाकानी करता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है वो। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का बहुत ही प्रॉपर एग्जाम्पल है। अब अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल कि बच्चा, जैसे छोटे बच्चे हैं वो मम्मी डैडी कहना शुरू करते हैं जब बचपन में, तो वो सबको मम्मी, सारी औरतों को मम्मी बुलाते हैं, सारे मेल्स को पापा बुलाते हैं, पापा या डैडी बुलाते हैं। तो वो इसको एक एसोसिएट कर लेते हैं कि जो सारे मेल्स होते हैं वो डैडी कहे जाते हैं, जो सारी फीमेल्स होती हैं उनको माँ कहा जाता है। तो ये एक स्टिमुलस जनरलाइजेशन का उदाहरण है कि बच्चे सबको एक ही जैसे नाम से पुकारना शुरू करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, उनमें थोड़ी सी और अक्ल आती है, उनका डेवलपमेंट होता है, तो वो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन भी सीख जाते हैं, उनमें विभेद करना भी सीख जाते हैं कि नहीं, सारी औरतें जो है वो माँ नहीं होती और सारे मर्द जो होते हैं वो पिता नहीं होते।
वो एक खास लोग होते हैं, माँ एक खास होती है, फादर भी एक खास पर्सन होते हैं, और बाकी लोग जो होते हैं वो अलग अलग उनके साथ रिलेशनशिप होता है। कोई चाचा होता है, कोई मामा होता है, कोई अंकल होता है। इसी तरह से औरतें, कोई आंटी होती है, कोई चाची होती है, कोई बुआ होती है। तो ये वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है, और ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण होता है। इसी प्रकार हम देखें कि किसी भी बच्चे में किसी जानवर के प्रति, किसी चीज के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, जिसका कोई क्लियर रीजन नहीं समझ आता कि क्यों वो उस खास जानवर से डरता है, या उसके कांटेक्ट में नहीं जाना चाहता, या किसी खास पर्सन से डरता है। इसका भी यही कारण होता है कि उसने कभी ना कभी उसके साथ कोई बुरा अनुभव कन्फ्रंट किया होता है, बुरा अनुभव उसको मिला होता है, जिसके कारण वो उस खास पर्सन से या उस खास जानवर से वो डरता है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स में भी देखा जाता है। एक्चुअली ऑडियो विजुअल एड्स का जो यूज है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर ही आधारित है। इसमें कहा जाता है कि जैसे किसी चीज को हम जब सिखाते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से, तो वो उस खास चीज को जो हम ऑडियो विजुअल एड्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चा उसको एसोसिएट करता है उस हम एड्स के साथ, और तब वो सीखने की प्रक्रिया उसकी तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है, और ये हमारे लाइफ में काफी ज्यादा इसका इम्प्लीकेशंस है। अब हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो मेन टर्म्स हैं इस थ्योरी के, उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को हिंदी में हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। स्टिमुलस इज कॉल्ड उद्दीपक, रेस्पॉन्स अनुक्रिया, अनकंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया, कंडीशनड स्टिमुलस कृत्रिम उद्दीपक, कंडीशनड रिस्पॉन्स कृत्रिम अनुक्रिया, extinction is called विलोपन, spontaneous recovery सहज पुनः प्राप्ति, generalization सामान्यीकरण, and discrimination is called विभेदीकरण. That's all about the classical conditioning theory of Pavlov and Watson. I hope आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।